हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स, तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातों को समझेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा चीज़ यूज़ होने वाली है वो है आंकड़े यानी कि डेटा। तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आंकड़े हम किसे कहते हैं। तो वे नंबर्स जिनसे हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है वे ही आंकड़े कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके क्लासरूम में टोटल 35 स्टूडेंट्स हैं, तो ये 35 क्या होगा, एक आंकड़ा होगा यानी कि एक डाटा होगा, क्योंकि आपको ये पता चल रहा है, आपको ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि आपके क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए कि आपके स्कूल में टोटल 40 पेड़ लगे हुए हैं, तो ये 40 क्या हो जाएगा, आंकड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपको इससे इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि आपके स्कूल में कितने पेड़ लगे हुए हैं। इसी तरह से मान लीजिए कि आपके फैमिली में टोटल 6 फैमिली मेंबर्स हैं, तो ये 6 क्या हो जाएगा, आंकड़ा हो जाएगा यानी कि डेटा हो जाएगा, क्योंकि आपको इससे ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि आपके फैमिली में कितने फैमिली मेंबर्स हैं। तो आई होप अब आपको अच्छे समझ में आ गया है कि आंकड़े हम किसे कहते हैं। तो अब आपको ये अच्छे समझ में आ गया कि आंकड़ा हम किसे कहते हैं। तो अब जो हमारा ये चैप्टर का नाम है सांख्यिकी, इसका मतलब क्या होता है, सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स। तो देखिए सांख्यिकी जो है ये हमारा मैथ्स का एक ब्रांच है, एक शाखा है, क्योंकि मैथ्स में बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना, अलजेब्रा, त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। इसी तरह से सांख्यिकी जो है ये भी एक मैथ्स की शाखा है यानी कि ब्रांच है। ठीक है, और मैथ्स की इस शाखा में हम आंकड़ों के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि आंकड़ों का प्रबंधन किस तरह से किया जाता है, आंकड़ों को किस तरह से डील किया जाता है, ये सारी चीजें हम सांख्यिकी में पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि जो सांख्यिकी ब्रांच है वो टोटली आंकड़े पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहां तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी क्या होता है। तो वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी को समझने से पहले यहाँ पर हम कुछ आंकड़े लेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपके स्कूल में 20 स्टूडेंट्स हैं जिनका टेस्ट हुआ है, और टेस्ट जो है वो टोटल 10 नंबर में से हुआ है। तो मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट का 10 में से 4 नंबर आया है, किसी का 5 आ गया, किसी का 3, किसी का 9, किसी का 10, किसी का 8, इसी तरह से किसी का 4 आ गया, किसी का 1, 5, 2, 8, 6 और इसके बाद 7, 4, 1, 9, 10, 4 और इसके बाद 5 और 3। तो ये मैंने टोटल 20 स्टूडेंट्स के 10 में से कितने कितने नंबर आए हैं वो यहाँ पर लिख लिए हैं। तो ये हमारे लिए क्या होगा, ये आंकड़ा होगा यानी कि डेटा होगा, क्योंकि ये क्या है, ये टोटल 20 स्टूडेंट्स के 10 में से कितने कितने नंबर आए हैं वो है। तो इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि बच्चों के यानी कि स्टूडेंट्स के कितने नंबर आए हैं, तो इसीलिए ये क्या होगा, आंकड़ा होगा यानी कि डेटा होगा। अब देखिए हमने क्या किया है कि जैसे जैसे हमें पता चला कि कौन से स्टूडेंट्स के कितने नंबर आए हैं, जैसे पहले स्टूडेंट के मान लीजिए 10 में से 4 आ गए, दूसरे स्टूडेंट के 5 आ गए, तीसरे स्टूडेंट के 10 में से 3 आ गए, चौथे के 10 में से 9 आ गए। तो जैसे जैसे हमें पता चला वैसे वैसे हमने यहाँ पर इनको उतार दिया। तो इस तरह से जो आंकड़े होते हैं इनको हम कहते हैं यथा प्राप्त आंकड़े। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं यथा प्राप्त आंकड़े, यानी कि इसको हम इंग्लिश में रॉ डेटा कहते हैं। इसको यथा प्राप्त आंकड़े क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमें जैसे जैसे पता चला कि पहले स्टूडेंट के कितने नंबर आए हैं 10 में से, दूसरे के कितने आए हैं, तीसरे के कितने आए हैं, तो जैसे जैसे हमें पता चला उस तरह से हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। ठीक है, तो इसीलिए इस तरह के जो आंकड़े होते हैं इनको हम यथा प्राप्त आंकड़े कहते हैं यानी कि रॉ डेटा कहते हैं। अब ये जो हमारे पास आंकड़े हैं इससे हमें कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टोटल जो 20 स्टूडेंट्स हैं उसमें से 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं,
तो ये बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको ये चेक करना पड़ेगा कि 5 यानी कि 5 जो है वो कितने स्टूडेंट्स के आए हैं। तो इस तरह से चेक करने में मिस्टेक भी हो सकती है और इसमें थोड़ा मुश्किल भी होगा। और वैसे भी यहाँ पर मैंने सिर्फ अभी 20 स्टूडेंट्स का ही एग्जाम्पल लिया है। हो सकता है किसी क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स हो, किसी में 60 हो, किसी में 70 हो, तो इस तरह से बड़े बड़े आंकड़े भी हो सकते हैं। तो इसीलिए ये बता पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि 5 नंबर जो है यानी कि 5 मार्क्स जो है वो कितने स्टूडेंट्स के आए हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक अलग तरह का जो सारणी है वो बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लिख लेते हैं प्राप्त अंक, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ये क्या है, ये बच्चों के जो 10 में से नंबर आए हैं वही हैं, यानी कि प्राप्त अंक है। तो यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर दूसरे कॉलम में हम लिख देंगे बारंबारता। ठीक है, यानी कि 1 नंबर कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 2 कितने के आए हैं, 3 नंबर कितने के आए हैं, वो हम इसमें लिखेंगे। तो प्राप्त अंक क्या है, सबसे पहले देखिए 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर 2 हैं, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। टोटल 10 में से आए हैं तो 1 से लेकर हमने 10 तक लिख दिया। अब देखेंगे हम कि 1 नंबर कितने स्टूडेंट्स के इसमें आए हैं। तो 1 नंबर देखिए, एक तो ये रहा 1 स्टूडेंट जिसका 1 नंबर आया है, और एक ये रहा। तो 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 1 नंबर आए हैं, तो इसके सामने हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। इसी तरह से अब हम देखेंगे कि 2 नंबर कितने स्टूडेंट्स के आए हैं। तो यहाँ पर एक ये रहा 2 और कहीं पर भी 2 नहीं है, तो इसीलिए 2 नंबर सिर्फ एक ही स्टूडेंट का आया है। अब हम चेक करेंगे 3 नंबर कितने स्टूडेंट्स के आए हैं। तो ये 1, इसके अलावा एक ये, तो कितने हो गए, 2 हो गए। इसी तरह से अब चेक करेंगे 4 कितने स्टूडेंट्स के आए हैं। तो देखिए एक ये रहा और इसके बाद एक ये और इसी तरह से एक ये और एक ये, तो 4 हो गए, यानी कि 4 नंबर जो है वो 4 स्टूडेंट्स के आए हैं। फिर अब चेक करेंगे 5 नंबर कितने स्टूडेंट्स के आए हैं। तो ये 1 और एक ये 2 के बाद एक ये 3, तो 3 स्टूडेंट्स के आए हैं। फिर 6 चेक करेंगे तो इसमें रहा एक ये 6 और देखेंगे कहीं पर 6 नहीं है तो यहाँ पर उतार देंगे। इसी तरह से 7 देखेंगे हम तो 7 एक ये रहा और कहीं पे भी नहीं है 7, तो यहाँ पर लिख देंगे एक ही स्टूडेंट का आया है। अब 8 चेक करेंगे तो 8 एक ये रहा और एक ये रहा, तो 2 बार 8 है। फिर इसी तरह से 9 चेक करेंगे तो एक ये और एक ये, 2 बार 9 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 9। अब इसके बाद देखेंगे हम कि 10 कितने स्टूडेंट्स के आए हैं। तो एक ये और एक ये, यानी कि 10 2 स्टूडेंट्स के आए हैं। तो ये हमने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब आप जो ये सारे बारंबारता है इसको जब आप जोड़ेंगे तो आपके टोटल 20 आ जाएंगे। देखिए जोड़ के देख लेते हैं, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 4 9, 9 3 12 और 1 13, 1 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20, तो 20 यहाँ पर आ गया, यानी कि 20 स्टूडेंट्स का ही ये आंकड़ा था, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो अब आपको ये जो सारणी है ये देखकर बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा कि 1 नंबर कितने स्टूडेंट्स के आए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 स्टूडेंट्स के 1 नंबर आए हैं। 2 नंबर कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, सिर्फ एक ही स्टूडेंट का आया है। इसी तरह से जितना भी नंबर आपसे पूछा जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए हैं, तो इस सारणी को देखकर आप अच्छे से बता सकते हैं। जैसे कि 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, तो सिर्फ 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 10 मार्क्स आए हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा सारणी होता है इसको हम कहते हैं अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अवर्गीकृत बारंबारता। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि अवर्गीकृत बारंबारता क्या होता है। हमने क्या किया है कि जो यहाँ पर आंकड़े ये बिखरे हुए थे ये हमने रैंडमली लिख दिया था कि पहले स्टूडेंट का 10 में से 4 आ गया, दूसरे का 5 आ गया, तीसरे का 3 आ गया, चौथे का 9, तो ये हमने इस तरह से लिख दिया था और ये बिल्कुल बिखरा हुआ लग रहा था, ये अच्छा भी नहीं लग रहा था और इसमें अगर कुछ पूछा जाए तो वो बता पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता। जैसे कि 4 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए हैं, तो ये बता पाना थोड़ा इसमें मुश्किल है क्योंकि हमें चेक करना पड़ेगा कि 4 कितनी बार है, और यही थोड़ा बड़ा आंकड़ा होता है यानी कि 50-60 स्टूडेंट का होता तो और मुश्किल हो जाता और इसमें मिस्टेक भी हो सकती है।
तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम इस तरह से अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी क्या होता है। तो देखिए, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी में क्या है कि हमें जो है ये थोड़ा लंबा लंबा यहाँ पर लिखना पड़ा है। यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 10 तक ये लिखना पड़ा, फिर इसके बाद इसी तरह से ये भी। तो इसी प्रॉब्लम को अब दूर करने के लिए, यानी कि इस बड़े से यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पर रो बन रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इसी से बचने के लिए, यानी कि इसी को छोटा करने के लिए हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्राप्त अंक, तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्राप्त अंक, और इसके बाद यहाँ पर हम लिख लेंगे बारंबारता। तो देखिए, वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी में क्या होता है हमारा कि सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 0 से 2 तक लेंगे, और फिर इसके बाद 2 से 4, फिर 4 से 6, फिर 6 से 8, फिर 8 से 10, और इसी तरह से 10 से 12। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमने वर्ग अंतराल में लिख दिया है अंकों को। सबसे पहले 0 से 2 लिख दिया, फिर 2 से 4, यानी कि इनके बीच में अंतर लेकर हमने इस तरह से लिख दिया है, और ये देख सकते हैं आपके छोटा भी हो गया है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने 0 से 2 लिखा है, और फिर 2 से 4। एक बात और आपको ध्यान रखना है कि जो ये अंतर हमने लिया है ये अंतर समान है। ठीक है, तो अंतर समान होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 0 से 2 है, यानी कि इसमें हमारा कहने का मतलब ये है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके नंबर 0 से 2 के बीच में आए हैं। ध्यान रखना, जो हमारे ये होते हैं वर्ग अंतराल, इनको हम वर्ग अंतराल कहते हैं। तो जो ये वर्ग अंतराल होते हैं इनमें हम हमेशा छोटा वाला, यानी कि इधर वाला जो होता है इसको काउंट करते हैं, लेकिन इधर वाले को काउंट नहीं कर सकते हैं। इस वाले में, ऐसे ही इस वाले में हम इसको काउंट कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही इसमें इसको कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम चेक करेंगे कि 0 से 2 के बीच में कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स आए हैं। तो देखिए 0 तो किसी का आया नहीं है, 1 आया है 2 स्टूडेंट्स के, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे इसके सामने 2, क्योंकि 0 से 2 के बीच में सिर्फ 2 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स आए हैं। ठीक है, ध्यान रखना 2 इसमें हमारा काउंट नहीं होगा, 2 अगले वाले में होगा। तो अब अगला वाला क्या है, 2 से 4। अब इसमें हम चेक करेंगे कि 2 से लेकर 4 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। तो इसमें हमारा 2 काउंट हो जाएगा। तो 2 देखिए 1 स्टूडेंट का आया है, और फिर इसके बाद 2 से 4 के बीच में 3 भी है, तो 3 2 स्टूडेंट के आए हैं। ठीक है, तो 2 और 1 ये 3, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 2 से 4 के बीच में आए हैं, तो वे 3 स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह से 4 से 6 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, तो 4 से 6 के बीच में हमारा 4 वाला काउंट होगा, एक ये, और 5 वाला काउंट होगा, एक ये, लेकिन 6 वाला काउंट नहीं होगा। तो 4 और 3 7 हो जाएगा। अब 6 से 8 के बीच में तो 6 वाला काउंट होगा, 7 वाला काउंट होगा, लेकिन 8 वाला नहीं होगा। तो 1 और 1 2 हो गया। इसी तरह से 8 से 10 के बीच में देखेंगे तो एक ये हो जाएगा और एक ये, तो ये हो गया 2 और 2 4। और 10 से 12 के बीच में 10 वाला है सिर्फ, तो ये हमारा है 2। तो इस तरह से ये होता है हमारा वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। ठीक है, तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी और वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी क्या होता है। तो इस चैप्टर में हम मेनली इसी सारणी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो हम माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हमारा इसी तरह का वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी दिया जाएगा। यानी कि इसी तरह के जो बारंबारता बंटन सारणी होंगे उनका हमें माध्य या फिर माध्यक या बहुलक निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये जो यथा प्राप्त आंकड़े हैं इनके माध्य, माध्यक और बहुलक आपने 9th क्लास में सीखा हुआ है और इसका भी सीखा हुआ है। ठीक है,
तो इस चैप्टर में हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए अब हम आगे समझते हैं। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले माध्य, फिर माध्यक और बहुलक। तो माध्य जो है, माध्य ज्ञात करने के हमारे 3 तरीके इस चैप्टर में बताए गए हैं। सबसे पहला जो तरीका है उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, यानी कि माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां इस चैप्टर में है, जिसमें से सबसे पहले का नाम है प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, तो इसका जो सूत्र है वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, प्रत्यक्ष विधि का क्या सूत्र है, सबसे पहले यहां पर हम लिख लेते हैं माध्य। अब देखिए, माध्य जो है इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, x लिख के इसके ऊपर बार लगा के भी हम माध्य को दिखा सकते हैं। तो आप चाहें तो माध्य हिंदी में लिख कर दिखा सकते हैं या फिर x के ऊपर बार लिख के भी दिखा सकते हैं, इसका मतलब ही माध्य ही होता है। तो सबसे पहली जो विधि है माध्य ज्ञात करने की, प्रत्यक्ष विधि, इसका सूत्र होता है हमारा सिग्मा fi xi बटे में सिग्मा fi। ठीक है, ये होता है हमारा प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला। इसके बाद जो दूसरी विधि है वो है माध्य ज्ञात करने की कल्पित माध्य विधि। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कल्पित माध्य विधि। ठीक है, तो ये माध्य ज्ञात करने की दूसरी विधि है। तो इसका क्या सूत्र है, इसका सूत्र है माध्य बराबर a प्लस सिग्मा fi di बटे में सिग्मा fi। ये फॉर्मूले जो हैं, इन फॉर्मूलों को देखकर आपको डरना नहीं है, ये फॉर्मूले आपको याद भी नहीं करने हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के तो आपको अच्छे से ये फॉर्मूले बार बार क्वेश्चंस को सॉल्व करने से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इनको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इसलिए इन सभी फॉर्मूले को बता रहा हूं ताकि आपको एक ये आइडिया मिल जाए, आपको ये एक ओवरव्यू मिल जाए कि आपको क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो ये होती है दूसरी विधि माध्य ज्ञात करने की। और जो तीसरी विधि है उसका नाम है पग विचलन विधि। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पग विचलन विधि। तो इस विधि का जो सूत्र है वो मैं आपको बता देता हूँ, माध्य बराबर ये है हमारा a प्लस सिग्मा fi ui बटे में सिग्मा fi, और ये हो जाएगा ब्रैकेट में बंद और यहाँ पर गुणा में h होता है। तो ये होता है हमारा पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र। अब इसमें जो आप ये टर्म्स देख रहे हैं, ये सिग्मा, ये क्या होता है, तो जो ये सिग्मा का निशान होता है इसका मतलब होता है जोड़ना, यानी कि समेशन। ये तो आपने 9th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, यानी कि इसका यूज आपने 9th क्लास में भी किया होगा। और fi xi क्या होता है, तो ये जब मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा तब आपको अच्छे से समझाऊंगा। इसी तरह से इसमें ये di क्या होता है और इसमें ये ui क्या होता है, ये h और a क्या होता है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो ये होती हैं 3 विधियां माध्य ज्ञात करने की। अब इसके बाद दूसरा आता है हमारा माध्यक। तो जो माध्यक है, माध्यक ज्ञात करने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है और वो क्या है, तो ये है हमारा L प्लस ब्रैकेट में n बटे 2 माइनस CF बटे में F और गुणा में H। ठीक है, तो ये एक ही सूत्र है जो कि ये है। इस फॉर्मूले को देखकर आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला काफ़ी आसान है। जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना तो आपको बहुत ही इजी लगेंगे ये फॉर्मूले, और इनको याद भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा तीसरा क्या होता है, बहुलक। तो बहुलक जो है इसको ज्ञात करने का भी सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, वो है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस में F2 और फिर गुणा में H। ठीक है, तो यही जो ये 5 फॉर्मूले आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं 5 फॉर्मूले पे पूरा ये चैप्टर बेस्ड है। ठीक है, यानी कि इन्हीं 5 फॉर्मूले का यूज किया जाएगा इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व करने में।
तो आई होप आपको समझ में आ गया है यहाँ तक जितनी भी बातें मैंने आपको समझाई है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में बस आपको बेसिक बातों को समझाना था मुझे, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 14.1 के साथ। धन्यवाद।